डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत के बारे में पढ़ा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आगे के जो क्वेश्चन है वो वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्श अर्थशास्त्र में अंतर, इसके बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और ये प्रश्न पत्र 2024 का है। 2024 में ये क्वेश्चन आया है अर्थशास्त्र में सेट ए में। तो इस प्रकार के ही प्रश्न जो है आगे आने वाले जो वर्षों में क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप भी इन चीज़ों के बारे में अच्छे से जानें और कैसे आपको लिखना है उसको उत्तर पुस्तिका में, ये जानना जरूरी है। हमेशा मैं कहते आ रहा हूँ कि पॉइंट को आप याद करके रखिए। इकोनॉमिक्स में और व्यवसाय अध्ययन में पॉइंट महत्वपूर्ण है। सारे पॉइंट्स को आप बिंदुवार याद करके रखिए। उसके बाद जो अंदर की जानकारी है वो थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते जाइए, तो बातें जो है क्लियर होते जाएगी। जब एग्जाम में जाएंगे तो पॉइंट हमेशा याद होना जरूरी है। आप पॉइंट को तोड़ मरोड़ कर अगर लिखेंगे तो वहाँ पर नंबर कम मिलने के चांसेस होता है, लेकिन पॉइंट अगर सही लिखते हैं और उसके अंदर की चीज़ों को आप भले ही थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके चेंज करके अपने हिसाब से लिखते हैं तो नंबर आपको पूरे में पूरे मिल जाएंगे। इसलिए आप सबसे पहला चीज़ यही करेंगे कि पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हैं आपके व्यवसाय अध्ययन के और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन के, उन पॉइंट्स को आपको हमेशा याद रखना है। उसके पश्चात ही आप जो है पॉइंट्स का डिटेलिंग करेंगे तो हमेशा जो है जांचने वाले के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपको नंबर भी पूरे में पूरे नंबर लगभग मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए, तीसरा वीडियो है, ये पार्ट 3 है उस सेट ए का, क्योंकि इसमें हम जो है सारे क्वेश्चन के हल को बता रहे हैं, मतलब उत्तर को बता रहे हैं, इसलिए ये वीडियो जो है लंबा होते जा रहा है। तो आप एक एक करके बारी बारी से देखिए और समझिए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। चलिए, उत्तर क्रमांक 17 में देखिए। उत्तर क्रमांक 17 में क्या लिखा है? वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्श अर्थशास्त्र में अंतर, इसके बारे में है। तो वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्श अर्थशास्त्र में अंतर। तो वास्तविक अर्थशास्त्र वास्तविक तथ्यों पर आधारित है। किस पर आधारित होता है? वास्तविक तथ्यों पर आधारित होता है। ठीक है, वास्तविक अर्थशास्त्र किस पर आधारित होता है? वास्तविक तथ्यों पर आधारित होता है। जबकि आदर्श अर्थशास्त्र किसमें? व्यक्तिगत सुझावों से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? तो व्यक्तिगत सुझावों से संबंधित होता है। ठीक है, वास्तविक अर्थशास्त्र वास्तविक तथ्यों पर आधारित होता है, जबकि आदर्श अर्थशास्त्र व्यक्तिगत सुझावों पर संबंधित होता है। क्या होना चाहिए यह आदर्श अर्थशास्त्र दिखाता है। क्या हो रहा है यह वास्तविक अर्थशास्त्र के अंदर। वास्तविक अर्थशास्त्र वास्तविक आंकड़ों के आधार पर सत्यापन करता है। वास्तविक आंकड़े जो होते हैं उसी के आधार पर जो है वास्तविक अर्थशास्त्र सत्यापन करता है, जबकि आदर्श अर्थशास्त्र जो है वास्तविक तथ्यों के आधार पर सत्यापन नहीं करता। वास्तविक तथ्यों के आधार पर सत्यापन नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है वास्तविक अर्थशास्त्र एक आर्थिक क्रिया का वास्तविक विश्लेषण करता है। आर्थिक क्रिया का क्या करता है? वास्तविक विश्लेषण करता है। जबकि आदर्श अर्थशास्त्र यहाँ पर लिखा है, आदर्श अर्थशास्त्र जो है आदर्श मापदंड स्थापित करता है। आदर्श मापदंड स्थापित करता है। क्लियर हो गया होगा। फिर चौथा पॉइंट है कि वास्तविक अर्थशास्त्र जो है अर्थशास्त्र कोई मूल्य विश्लेषण नहीं करता। वास्तविक अर्थशास्त्र कोई मूल्य विश्लेषण नहीं करता, जबकि आदर्श अर्थशास्त्र के मूल्य विश्लेषण होता है। आदर्श अर्थशास्त्र में जो है मूल्य विश्लेषण होता है। तो इन 4 पॉइंटों को आपको याद रखना है। ये 4 पॉइंट महत्वपूर्ण है। इन 4 पॉइंटों को आपको याद करना है। पहला तो ये वास्तविक तथ्य पे रहता है। वास्तविक अर्थशास्त्र ये वास्तविक आंकड़ों का सत्यापन करता है और आर्थिक क्रिया का वास्तविक विश्लेषण करता है, और वास्तविक अर्थशास्त्र का कोई मूल्य विश्लेषण नहीं करता। इन 4 पॉइंट को आधार मान करके आप बनाएंगे, याद करेंगे, तो आपका आदर्श अर्थशास्त्र का पूरा पॉइंट अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अथवा में। तो अथवा में क्या दिया हुआ था? केंद्रीय योजनाबद्ध
अर्थव्यवस्था और दूसरा लिखा था बाजार अर्थव्यवस्था। इन दोनों में अंतर पूछा है, अंतर स्पष्ट कीजिए कोई चार अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला है। तो आपको जो है 4 पॉइंट तो लिखना ही है, ठीक है। अगर हो सके तो 1 पॉइंट और अगर समय तो लिख सकते हैं, नहीं तो 4 पॉइंट पर्याप्त है। तो इसमें देखिए केंद्रीय अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में मांग एवं पूर्ति पर सरकार का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है? केंद्रीय अर्थव्यवस्था में जो है अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति पर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का। लेकिन बाजार अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति के अनुसार नियंत्रण होता है। मांग और पूर्ति के अनुसार नियंत्रण, इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता। सरकार का नियंत्रण नहीं होता है किसमें? बाजार अर्थव्यवस्था में। जबकि केंद्रीय अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति पर सरकार का नियंत्रण होता है। ये हो गया। दूसरी बात, इसमें उत्पादन करने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना होता है। किसका? केंद्रीय अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है उत्पादन करने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना होता है। जबकि इसमें जो है उत्पादन का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। किसमें? बाजार अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उत्पादन कार्य किया जाता है। जबकि केंद्रीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन का उद्देश्य जो है सामाजिक कल्याण होता है। लाभ जो है द्वितीय प्राथमिकता होती है। पहला जो प्राथमिकता होती है वो जो है सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप समझ गए होंगे। तीसरा पॉइंट को हम चलते हैं। तीसरा पॉइंट में देखिए, तीसरा पॉइंट यहाँ पर तीसरा पॉइंट है केंद्रीय अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका का निर्वहन करती है। सरकार की भूमिका का निर्वहन, सरकार मतलब अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। जबकि सरकार बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती। सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है। जबकि केंद्रीय अर्थव्यवस्था में सरकार की प्रत्यक्ष भूमिका होती है, ठीक है। भूमिका अपनी निर्वहन करती है। केंद्रीय अर्थव्यवस्था में इसमें संपत्ति के निजी स्वामित्व पर सरकार का नियंत्रण रहता है। संपत्ति के निजी स्वामित्व पर किसका नियंत्रण रहेगा? सरकार का। जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में संपत्ति के निजी स्वामित्व की मात्रा पर सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, कोई प्रतिबंध नहीं होता है, ठीक है। इन चारों पॉइंटों को आपको याद रखना है। पहला जो पॉइंट है वो है मांग एवं पूर्ति पर सरकार का नियंत्रण। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है, जबकि उसका उद्देश्य अधिक लाभ कमाना होता है, ठीक है। इसमें बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार का मांग और पूर्ति पर नियंत्रण नहीं होता। तीसरा पॉइंट जो बोलता है वह सरकार की भूमिका निर्वहन करती है, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका का निर्वहन नहीं करती, ठीक। इसमें संपत्ति के निजी स्वामित्व पर सरकार का नियंत्रण होता है केंद्रीय अर्थव्यवस्था में, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होता। ये 4 पॉइंट को आपको याद रखना है। 18वां में चलते हैं। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है इस प्रकार का है। पहला लिखा, देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि व्यापारिक बैंकों के दोषों को दूर करने के लिए सुझाव दीजिए। व्यापारिक बैंकों में क्या क्या दोष हैं, इन दोषों को दूर करने के लिए सुझाव दीजिए कोई 4। तो 4 आपको सुझाव देना है और 4 को सुझाव देने के बाद उसका डिटेल करना है, ठीक है। आपको अगर बहुत सारे पॉइंट याद हैं तो 4-5 पॉइंट तो कम से कम लिख ही दीजिए और उसमें से 4 पॉइंट का आप डिटेल में वर्णन कर दीजिए, ठीक है। तो पहला जो है वो है, ये देखिए सुझाव। पहला, बैंकों की आपसी प्रतिस्पर्धा पर रोक। बैंकों की आपसी प्रतिस्पर्धा पर रोक होनी चाहिए। दूसरा है सरकारी नीति सहयोगात्मक होनी चाहिए। सरकारी नीति कैसी होनी चाहिए? सहयोगात्मक, मतलब बैंकों को सपोर्ट करे, बैंकों का सहयोग करे। तीसरा है बैंकों का एकीकरण होना चाहिए, बैंकों का एकीकरण। और चौथा है प्रशिक्षित एवं कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षित एवं कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति। और 5वां है बैंकिंग प्रणाली में सुधार, बैंकिंग प्रणाली में सुधार होनी चाहिए। और 6वां है बैंकिंग क्रियाओं का कंप्यूटरीकरण एवं यंत्रीकरण। जितने भी बैंकिंग संबंधी कार्य हैं उनका सारे का कंप्यूटरीकरण होना चाहिए। यंत्रीकरण मतलब यंत्रों के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से कार्य हो, ऐसा व्यवस्था किया जाए तो हमारे बैंकों के जो दोष हैं वो दूर होंगे, ऐसा सुझाव जो है देना है आपको, ठीक है। इसमें से आप 4 पॉइंट को अच्छे से डिटेल में, अगर कोई 4 पूछा है तो कोई 4 पॉइंट को आपको जो है अच्छे से डिटेल में वर्णन करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप इनके
आंसर को लिखेंगे और इस प्रकार पॉइंट में लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट को डिटेल करेंगे। डिटेल में 4 पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर दीजिए तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। अब हम चलते हैं इसे के अथवा वाले क्वेश्चन को। अथवा वाले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है कि एक अच्छे मुद्रा के गुण लिखिए। अच्छे मुद्रा के गुण, अच्छा मुद्रा क्या होता है? तो अच्छे मुद्रा मतलब उसमें कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को आपको लिखना है। जैसे एक अच्छे मुद्रा के गुण में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। पहला सामान्य स्वीकृति। सामान्य स्वीकृति मतलब सभी जो है उसको सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, 10 रुपये का नोट लेकर के जाएंगे, उससे कुछ सामान लेंगे, आप उसको देंगे तो कोई भी आसानी से उसको ले लेगा और उसके बदले में आपको सामान दे देगा। उसी के बदले में आप उसका फोटोकॉपी ले करके जाएंगे तो कोई आपको उसको पैसा को ले करके आपको कोई सामान नहीं देगा। तो ये सामान्य स्वीकृति जो है नोटों की होती है, मतलब मुद्रा की होती है, ठीक है। दूसरा है टिकाऊपन। क्या होता है? टिकाऊ होता है मुद्रा। और तीसरा वहनीयता और चौथा मूल्य में स्थायित्व। मूल्य में क्या होता है? स्थायित्व। और चौथा परिचारिकता। मूल्य में स्थायित्व का मतलब उसका मूल्य हमेशा स्थिर होता है। अगर 10 रुपये का है तो 10 रुपये रहेगा, 20 रुपये का है तो वो 20 रुपये ही रहेगा, उसके मूल्य में कमी या वृद्धि नहीं होती, ठीक है। परिचायकता और एकरूपता, ये 6 पॉइंट हैं। इसमें से आप 4 पॉइंट 5 पॉइंट आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं इनमें, तब जा करके आपको अगर 4 नंबर का है तो 4 नंबर मिलेंगे, 5 नंबर रहेगा तो 5 पॉइंट लिखने पर आपको 5 अंक मिलेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं 19 नंबर का प्रश्न। इसमें क्या लिखा? आय और रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत और किन्स के सिद्धांत में अंतर स्पष्ट कीजिए। किन्स के सिद्धांत में अंतर स्पष्ट कीजिए। और जो क्वेश्चन है वो है अभावी मांग को ठीक करने के उपाय लिखिए। अभावी मांग को ठीक करने के उपाय: पूर्ति की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारणों को समझाइए। 21 में है तटस्थता वक्र को तालिका एवं रेखा चित्र के द्वारा समझाइए। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच संबंध को तालिका एवं रेखा चित्र द्वारा समझाइए। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। इसको आप उसमें से परीक्षा बोर्ड से देख सकते हैं या बुक में से भी निकाल सकते हैं। बुक में पूरा दिया हुआ है इसके बारे में, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है वो 22 नंबर का क्वेश्चन। जैसे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली प्रमुख कठिनाइयाँ कौन कौन सी हैं, लिखिए। तो राष्ट्रीय आय की का जब चैप्टर निकालेंगे तो उसमें आने वाली कठिनाइयों के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। राष्ट्रीय आय में कठिनाइयाँ क्या क्या हैं, तो यहाँ पर देखिए ये है पहला क्या है यहाँ पे आंकड़े पर्याप्त, ये लिखा है पर्याप्त एवं अशुद्ध आंकड़े। दूसरा है दोहरी गणना की समस्या। तीसरा क्षेत्रीय विविधता, ठीक है, क्षेत्रीय विविधता। और चौथा अशिक्षा। और पांचवा मौद्रिक क्षेत्र। छठवां दोषपूर्ण व्यावसायिक वर्गीकरण। इन प्रत्येक बिंदुओं को आपको जो है हल करना है, तब जा करके आपको उसमें नंबर प्राप्त होंगे। अगर आप पॉइंट से भी लिखते हैं और 4 नंबर 5 नंबर का रहेगा तो भी आपको 2 नंबर मिलेगा ही, ठीक है। लेकिन आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो अब पूरे में पूरे नंबर प्राप्त करेंगे। इसलिए आपको जो है पॉइंट्स को याद रखना ही है। साथ में एक्सप्लेन करने वाली जो बातें हैं, एक्सप्लेन करते समय थोड़ा सा आप जब परीक्षा में अगर पॉइंट्स याद रहेंगे तो आप उसके बारे में आसानी से ही लिख सकते हैं, ठीक है। अगर पॉइंट्स ही याद नहीं है, आप मनगढ़ंत पॉइंट्स बना करके लिखते हैं तो आपको नंबर मिलने की जो चांसेस है वो बहुत कम होती है। इसलिए आप जो है पॉइंट को तो कम से कम अच्छे से याद रखिए। बाकी अंदर की चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा करके याद करने का प्रयास अवश्य करिए। और मिलता जुलता लिखने पर आपको पूरे में पूरे नंबर भी मिलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो गाइड में है उसी को लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो आप समझाना चाह रहे हैं वो पुस्तक के अनुसार होनी चाहिए, तब जा कर के आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो ये हो गया। और ये है राष्ट्रीय आय के महत्व को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जाता है। राष्ट्रीय आय के महत्व के बारे में दिया है तो आर्थिक नियोजन में सहायक, आर्थिक कल्याण का मापक, जीवन स्तर का सूचक और तुलनात्मक अध्ययन में सहायक। इस प्रकार 4 पॉइंट आप इसमें भी लिख सकते हैं। और ये देखिए आर्थिक विकास का सूचक, आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक, आय के समुचित वितरण की जानकारी। तो ये सारे को जो है आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, तभी जा कर के आपको जो है एक अच्छे नंबर
मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये देखिए यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता मूल्य निर्धारण ये आपको मिल जाएंगे पूर्ण प्रतियोगिता वाले चैप्टर से। और राष्ट्रीय आय का महत्व, राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली प्रमुख कठिनाइयाँ कौन कौन सी, इसको मैंने अभी बताया। और ये जो है मांग वगैरह बाएं से दाएं की ओर, ये सारे बुक में आपको मिल जाएंगे। और इनको जैसा चार्ट बना है उस चार्ट के आधार पे ही आपको समझाना है। पूर्ण प्रतियोगिता मूल्य निर्धारण कैसे होता है, रेखा चित्र समझाइए, तो इनको जो है इस चार्ट के माध्यम से ही समझाना है सारे को, है ना। उसका डायग्राम है, उसके एक्सप्लेन करना है, तो रेखा चित्र का भी एक्सप्लेन करना है। तो इस प्रकार से जो है आप अगर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो इकोनॉमिक्स में है वो नंबर अवश्य बढ़ेगा। और हमेशा ये चीज़ याद रखिए कि पॉइंट्स को शुरू से ही जब स्टार्ट हो रहा है क्लास उसी समय से आप पॉइंट्स को याद करना स्टार्ट कर दीजिए। पॉइंट्स हमेशा याद रहेगा तो आगे जो है आपको परीक्षा में दिक्कत भी नहीं होगी। कम से कम पॉइंट्स याद रहते हैं तो क्या है, उन चीज़ों के बारे में आप अच्छे ढंग से सोच करके भी लिख सकते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। इसका विश्लेषण और इसकी जानकारी आप लोगों को देना इसलिए आवश्यक था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण उनका नंबर जो है इकोनॉमिक्स में कम आता है। तो कम आने का वजह यही है कि आप प्रॉपरली उसको लिख नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि आप उन क्वेश्चन के पॉइंट को याद रखिए, याद रख करके उसका एक्सप्लेन कीजिए। अगर कोई चार पूछा है तो 4 पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। ठीक है, 5 पूछा है तो 5 को, 6 का नंबर का है तो 6 पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करिए, तब जा कर के आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर को अब कंप्लीट करते जाएंगे एक एक करके। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके जितने भी फ्रेंड हैं जो कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हैं, जो कक्षा 11वीं में अभी कॉमर्स लेने वाले हैं, उन तक जो है वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए। मैं कक्षा 11वीं का प्ले लिस्ट तैयार कर दिया हूँ अकाउंट्स का, तो उसको आप कम से कम शेयर कर दीजिए। तो उन भाई बहनों के लिए जो है हेल्प हो जाएगा, उन लोग भी उस वीडियो के माध्यम से भी बहुत सारी जानकारी कक्षा 11वीं के लेखा शास्त्र को लेकर के जान सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो उनको कक्षा में किसी प्रकार की अकाउंट्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ में मैं कक्षा 12वीं का भी अकाउंट्स का वीडियो बना करके डाला हुआ हूँ प्लेलिस्ट में, आप जा कर के देख सकते हैं। अब लगातार मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स का और व्यवसाय अध्ययन के भी वीडियो डले। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रयास मेरा भी है और थोड़ा सा प्रयास आप लोग भी कीजिए। आप लोग भी वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो व्यू आता है तो मुझे भी मोटिवेट होता हूँ, मैं भी मोटिवेट होकर के उन चीज़ों पर काम करना स्टार्ट करता हूँ। तो इसलिए जो है आपका प्यार और सपोर्ट ज़रूरी है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।